स्क्रीन आई थिंक रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है। देखो। सबसे पहले एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन। हेलो जूनियर्स, आई थिंक सो अब तक तुम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होगे हमारे इस GDC ग्रुप में। अ, अब तक तुम लोगों ने शायद HTML CSS जावास्क्रिप्ट टेलविंड तुम पढ़ रखे हो। तुम लोग बेसिकली मार्च में देखोगे वीडियो, और अभी मैं थोड़ा पहले ही से रिकॉर्ड करना चालू कर दिया हूँ। तब तक तुम लोग पढ़ लोगे, और आई थिंक सो तुमको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। कई चीज़ें तुम नई नई सीखे भी होगे। अब हाँ, मालूम है मेरे को। स्नेहा पढ़ाई थी तुम लोगों को खुद। एटलासियन में इंटर्नशिप कर रखी है, तो फिर काफ़ी बढ़िया ही पढ़ाई होगी। तो इसीलिए फिर अब आगे ये जिम्मेदारी मेरे को रिएक्ट से नेक्स्ट दी गई है। उसके बाद शायद फिर डेवऑप्स से फिर जो बैकएंड वाला पार्ट है वो सत्यम भैया पढ़ाएं। तो ठीक है, एंजॉय करते हैं अपनी ये जर्नी। तो अगर तुम लोग अब तक टिके हुए हो, तो इसका मतलब तुम एक डिसिप्लिन में हो, मेंटेन करके चल रहे हो, तभी। बढ़िया। मेरा इंट्रोडक्शन, जैसे शायद तुम लोग को, कई लोगों को पता होगा। अ, मैं मेरा नाम रेयांश तिवारी है। हाँ, मैं जो ये ग्रुप क्रिएटर है उनका छोटा भाई हूँ। और मैं भी सेम ही बैच का हूँ, मतलब जिस बैच में स्नेहा है, कोड वॉरियर्स बैच में। और मैं ग्रुप लीडर भी हूँ, आई थिंक सो। तुमको पता ही होना चाहिए, अब तक नहीं पता तो क्यों नहीं पता। और रही बात कि मैं क्या क्या किया हूँ, फ्लेक्स करना चाहिए कभी कभी। झूठे प्रोमिस तो नहीं करूँगा ना, फ्लेक्स कर ही सकता हूँ एटलीस्ट। देखो, जैसे तुम्हें शायद पता है कि स्नेहा की सेकंड सेम में इंटर्नशिप लगी थी। तो वो सेकंड पर्सन थी हमारे ग्रुप में जिसकी इंटर्नशिप लगी थी, सेकंड ईयर वाले बैच में बेसिकली। उसके पहले फर्स्ट सेम के एंड में, आई थिंक सो जैन की एंड एंड में मेरी भी इंटर्नशिप लग गई थी, वन ऑफ योर नो ड्रीम कंपनी में। उसके बाद फिर मैं वो किया, फिर बीच में मैं जी सॉक भी किया था, गूगल समर ऑफ कोड अभी आने वाला है। और अभी करंटली मैं एक स्टार्टअप पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ। ठीक। तो इतना तो पता ही होगा। अब इसके आगे मेरे को नहीं लगता मेरे को और कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिएक्ट डीप डाइव, है ना। मतलब कि कुछ कुछ आज हम ये समझेंगे कि रिएक्ट अंडर द हुड कैसे काम करती है। और वो बेसिकली रिएक्ट जो अप्रोच लेती है और जो हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से करते हैं उनमें क्या अंतर होता है। मतलब कि देखो, मोस्ट पीपल विल स्किप दिस, एंड टू बी ऑनेस्ट आई वुड टू। मतलब अगर सिर्फ मेरे को कोड ही करना है तो इसकी कोई ऐसी जरूरत है नहीं, तुम कोड्स भी करके सीधे अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। बट इट विल, बट दिस इज अ वेरी nice foundation about React and understanding how it works underhood and what it do। तो इसीलिए कर लेते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में माइट आस्क दिस क्वेश्चन, तो इसलिए कर लेंगे तो सही रहेगा ना। अब देखो, सबसे पहले अब तक तुम लोगों को क्या क्या पढ़ रखे हो तुम? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, है ना। सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट तुम लोगों को लगा होगा, या फिर हो सकता है ना भी लगा हो, वो होगा डॉम मैनिपुलेशन का। जब तुम डॉम पढ़ रहे हो, फिर इवेंट लिस्टनर, फिर बॉम, ये सब चीजें जो भी आती हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट एक काइंड ऑफ थिंग है। लेकिन उससे कई ज्यादा, मतलब रिएक्ट इज द नेक्स्ट बिग चैलेंज। एंड एज आई हैव सेड, रिएक्ट इज द सेकंड बिगेस्ट प्लेट्यू इन द जर्नी ऑफ आवर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। तो इसीलिए कोशिश करना कि इसको तुम काफी प्रैक्टिस खुद से भी करो, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। ऑल राइट, टू कीप थिंग्स ऑफ, अब हम स्टार्ट करते हैं। और द क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू नीड रिएक्ट? हम लोगों को रिएक्ट की नीड क्यों पड़ेगी? देखो,
For static website, you don't. React was introduced when website becomes very complicated. When Facebook grew a lot, they had a very big front end. Is when people realize कि यार we need a framework to do front end. मतलब we will not able to manage a very big front end in the simple DOM manipulation logic. by DOM manipulation logic हम नहीं हर एक चीज कर सकते. तो हुआ क्या कि जब बहुत बड़ी बड़ी साइट्स बनने लगी तो वहां पे सिर्फ डॉम मैनिपुलेशन से हैंडल करना चीजें मुश्किल होती गई. डॉम मैनिपुलेशन आया अब तो पता ही होगा तुम लोगों को, है ना. तो इसलिए रिएक्ट बेसिकली रिएक्ट का जन्म हुआ. फेसबुक वालों को कई एरर्स आ रही थी, वो मैं बताऊंगा क्या एरर्स थी. तो इसलिए रिएक्ट आई पिक्चर में, ठीक. क्योंकि जितनी बड़ी साइट होती जा रही है डॉम मैनिपुलेशन करना उतना ही डिफिकल्ट होता जा रहा था हम लोगों के लिए. और रिएक्ट ने फिर एक हम देखेंगे कि एक नया सिंटेक्स भी आया उसके कारण, जेएसएक्स सिंटेक्स. जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल सिंटेक्स, है ना. ऐसा कह सकते हो तुम कि इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक हम एचटीएमएल भी रिटर्न कर सकते हैं. मैंने बोला एचटीएमएल रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन वो एचटीएमएल होता नहीं, होता है एक्सएमएल, ठीक. तो अभी हम देखते हैं ये सब चीजें. अब देखो, सबसे पहले फॉर स्टैटिक वेबसाइट यू डोंट नीड रिएक्ट. फॉर स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट का क्या मतलब होता था मैंने बता दिया था. मतलब मैंने स्नेहा बहुत पहले से बता दी थी तुम लोगों को कि स्टैटिक वेबसाइट का मतलब ये है कि जो सिर्फ तुम अब तक एचटीएमएल सीएसएस से ऐसी कोई साइट बना रहे हो जहां कोई लॉजिक नहीं है, या फिर अगर तुम सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हो तो कोई फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा. तुम टू डू पे अगर ऐड टू डू करे तो टू डू सेव नहीं हो रहा. मतलब वो स्टैटिक है, वो कोई इंटरैक्टिव वेबसाइट नहीं है कि तुम कुछ कर रहे हो, कुछ एक्शन कर रहे हो, उससे कुछ तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है. तो वो होती है स्टैटिक वेबसाइट जो आप लोग तुमने एचटीएमएल सीएसएस में कर रखी है. फॉर डायनेमिक वेबसाइट, React and similar libraries make it easier to manage DOM manipulation. देखो, you can still create a dynamic website without React, but your life will be much easier if you use React. तुम जो काम React से कर सकते हो, हर काम तुम सिंपल DOM मैनिपुलेशन से भी कर सकते हो. बट तुमको डॉ मैनिपुलेशन का यहाँ क्या मतलब है, सबसे पहले पता होगा. फिर से मैं बता देता हूँ. जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं डॉ मैनिपुलेशन में, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्वेरी सिलेक्टर से हम एक इनपुट बॉक्स या एक टैग को सिलेक्ट करते हैं. उसके बाद डॉट इनर एचटीएमएल में कुछ चीजें चेंज करते हैं. तो ये पूरा का पूरा लॉजिक क्या होता है, यही होता है डॉ मैनिपुलेशन. तो ये हम कभी भी रिएक्ट में हम डॉ मैनिपुलेशन खुद से नहीं करते. तो वो जो एक टास्क होता है ना, एक टास्क वो काफी बढ़ जाता है. वो हम खुद से नहीं करते डोमिनेट कि इसको फेच करो, फिर यहाँ ऐड करो, ये करो, फिर पेंड करो, क्रिएट करो. वो रिएक्ट बिहाइंड द हुड खुद से हर एक चीज कर लेता है. इसीलिए हम रिएक्ट का बेसिकली यूज ही करते हैं. रिएक्ट और कोई यूज केस ही नहीं है, ठीक. और एक और है स्पेस बनाने में, वो देखते हैं. देखो, तो रिएक्ट एंड सिमिलर लाइब्रेरीज मेक इट इजियर टू मैनेज डॉम मैनिपुलेशन एंड क्रिएट स्केलेबल एप्लीकेशन. इजी इजियर टू मैनेज डॉम मैनिपुलेशन उसमें हम करते ही नहीं है. और स्केलेबल एप्लीकेशन मतलब कि वही कि कोई अगर बहुत बड़ी साइट है जिसको हम स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, जस्ट लाइक फेसबुक इंस्टा जो हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे, उनके लिए रिएक्ट एक ब्रह्मास्त्र टाइप की चीज है ना. आई थिंक यू नो ब्रह्मास्त्र. ओके. चैलेंज विदाउट रिएक्ट. अगर रिएक्ट मैं यूज करता हूँ, बेसिक समझना है ना. डायरेक्ट डॉम मैनिपुलेशन बिकम्स कॉम्प्लेक्स इन लार्जर एप्लीकेशन, ठीक. अगर रिएक्ट में ना यूज करूँ तो जो डॉम मैनिपुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लार्जर एप्लीकेशन में, ठीक. लाइब्रेरीज लाइक जे क्वेरी एंड बैकबोन जेएस जो थी वो क्या कहती है, सिंप्लीफाइड इट टू सम एक्सटेंट बट डिडंट सॉल्व स्केलेबिलिटी इशू. कुछ हद तक बेसिकली जे क्वेरी बैकबोन जेएस जो बहुत पहले के टाइम पे यूज होती थी, 12-13 के आई थिंक सो, है ना, अराउंड. तो वो क्या करती थी, डॉग मैनिपुलेशन कुछ हद तक सही कर देती थी, कुछ हद तक उसको इजी कर देती थी. जस्ट लाइक अगर वो पहले 100 पे था तो उसको 70 पे लेके आ गए. कुछ इजी किया उन्होंने, कुछ चीजें खुद से प्री बिल्ड करके डाल दी. लेकिन फिर भी उनको यूज करने के बाद भी वो एक बहुत बड़ी स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना, एक बहुत बड़ी कोई साइट बनाना, वो अभी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था हमको यूजिंग जे क्वेरी एंड बैकबोन. फिर रिएक्ट
केम इनटू पिक्चर एंड वो सब फिर पलट दिया वहां से। एक तरह से ऐसा समझो ना कि वो कहते हैं ना, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। बेसिकली वेब डेवलपमेंट के पूरे एंटायर जर्नी में एक रेवोल्यूशन आ गया कि रिएक्ट के आने के बाद, कि अब हम कोई बहुत बड़ी बड़ी भी एप्लीकेशन जो है हम चला सकते हैं, है ना, बना सकते हैं विदाउट यूजिंग डॉम मैनिपुलेशन। ठीक, देखो द रिएक्ट एडवांटेज। रिएक्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू सिंटेक्स फॉर बिल्डिंग फ्रंट एंड एप्लीकेशन। उस सिंटेक्स का नाम मैंने बताया था JSX। अभी उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझो कि रिएक्ट ने क्या क्या किया, कि सबसे पहले उसने एक नया सिंटेक्स लेके आया है ना। अंडर द हुड रिएक्ट कंपाइल्स कोड टू स्टैंडर्ड HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। देखो मैंने क्या बोला था, मतलब कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्राउज़र हमारा सिर्फ क्या समझ सकता है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक, अभी अगर हम अपना कोड रिएक्ट में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम जब उसको डिप्लॉय करने जाएंगे, तो रिएक्ट का कोड तो ब्राउज़र समझता नहीं। तो फिर ब्राउज़र उसको कैसे, मतलब ब्राउज़र कैसे उस पेज को रेंडर करेगा, उस एप्लीकेशन को बिल्ड करने देगा वो। देखो होता क्या है कि रिएक्ट हम लिखते हैं, रिएक्ट ही हैं, लेकिन वो फिर किस में हो जाती है, कंपाइल्स डाउन इनटू HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। फिर वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, जब हम इसको डिप्लॉय करने जाते हैं तो एक कमांड होती है npm run build। ये कमांड क्या करती है कि जब हम इसको डिप्लॉय कर रहे होंगे अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को, तो npm run build हम यूज करेंगे। वो पूरा का पूरा रिएक्ट का कोड है वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक, तो सबसे पहले ये समझ व्हाट इज रिएक्ट। अब देखो रिएक्ट क्या होती है। देखो अ, ऐसा समझो, रिएक्ट कुछ नहीं, एक यूआई लाइब्रेरी है जो कि हमको अच्छे अच्छे यूआई बनाने में हेल्प करती है। यूआई लाइब्रेरी, ठीक। और अ, अगर रिएक्ट के साथ मैं डिपेंडेंसी में, अब तुमको डिपेंडेंसी भी पता होगा, रिएक्ट डॉम का यूज करूं, रिएक्ट डॉम, अभी हम देखेंगे इसका एग्जैक्ट नेम क्या होता है जब हम उधर जाएंगे ना, कोड पार्ट पे। अगर मैं रिएक्ट के साथ रिएक्ट डॉम का यूज करता हूं, तो मेरी जो एप्लीकेशन, जो मैं चीजें बना पाता हूँ, उनको कहते हैं वेबसाइट। वही जो हम अभी बनाएंगे। ठीक, रिएक्ट और डिपेंडेंसी उसकी रिएक्ट डॉम का अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो वेबसाइट बनाऊंगा, मतलब रिएक्ट यूआई बनाने में हेल्प करती है। अगर तुम रिएक्ट डॉम का यूज करते हो उसके साथ एज अ वेब डिपेंडेंसी, तो तुमको एक अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर यूआई बना के देगा। क्या यूआई का मतलब, क्या, किसकी यूआई, वेबसाइट की यूआई। लेकिन अगर तुम उसके साथ नेटिव का यूज करते हो, सॉरी, नेटिव है ना, रिएक्ट नेटिव तो पूरा ही हो गया। अगर तुम इस रिएक्ट के साथ नेटिव का यूज करते हो एज अ डेव डिपेंडेंसी, तो तुमको एक मोबाइल एप्स बनाने में हेल्प मिलती है। पता होगा मोबाइल एप्स, भाई मोबाइल डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, बेसिकली मोबाइल डेवलपमेंट नहीं, ऐप डेवलपमेंट। तो अगर हम ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो भी हम अगर नेटिव सीखे तो हम कर सकते हैं, है ना। डॉम अभी हम रिएक्ट डॉम और रिएक्ट सीखेंगे ही। और आई थिंक सो ये तुम्हारे करिकुलम के हिसाब से सेकेंड ईयर में होगा नेटिव में। अभी भी हम लोग कुछ महीने पहले ही सीखे थे शायद नेटिव। तो फिर ये होता है, रिएक्ट एक यूआई लाइब्रेरी है। यूआई लाइब्रेरी का मतलब कि यूआई बनाने में हेल्प करती है। अगर उसके साथ मैं रिएक्ट डॉम का यूज करूंगा तो मैं वेबसाइट बना पाऊंगा, और अगर मैं नेटिव का यूज करूंगा तो मैं क्या बना पाऊंगा, मोबाइल एप्स। ठीक, ओके, ठीक है। तो व्हाट इज रिएक्ट, अ जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेसेस। बस इतनी ही है रिएक्ट, है ना, एक जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि डायनेमिक और इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेसेस या फिर यूआईज, वही यूआई बनाने में हमको हेल्प करेगी। ठीक, अब यहाँ पे एक कीवर्ड है लाइब्रेरी। तुम लोग शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़े होंगे कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या होता है।
लाइब्रेरी में ये होता है कि तुम्हारे जो रूल्स हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल्स होते हैं। जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क है, जैसे कि नेक्स्ट जेएस क्या है, एक वो एक फ्रेमवर्क है। ठीक। तो फ्रेमवर्क क्या होता है कि उसमें रूल्स बहुत ज्यादा ही रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो लाइब्रेरीज में बहुत कम रूल्स होते हैं, फ्रेमवर्क में बहुत ज्यादा रूल्स होंगे, और वो उनको फॉलो करना अनिवार्य होगा, मतलब कि इट हैज टू बी फॉलोड, है ना। उसको फॉलो करना ही पड़ेगा तुमको। अभी अगर तुम रिएक्ट का इंस्टॉल, अभी हम रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे और कुछ समय बाद नेक्स्ट जेएस, तो तुम देखना रिएक्ट बहुत आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। वो सिर्फ 2-3 सवाल पूछेगा तुमसे, 2-3 क्वेश्चन भाई। कि तुम क्या करना चाह रहे हो, जावास्क्रिप्ट की फाइल से जावास्क्रिप्ट से रिएक्ट डेव करना चाह रहे हो कि टाइप स्क्रिप्ट से, उसके बाद प्रोजेक्ट नेम, ये सब। लेकिन जब तुम नेक्स्ट जेएस पे इस चीज करोगे तो वो कम से कम 10 से 15 वो अलग अलग क्वेश्चन पूछता है कि तुम ये मॉड्यूल यूज कर रहे हो। मतलब हर एक चीज वो तुमको तुमसे पूरा पूछेगा। तो फ्रेमवर्क को ऐसा समझो, आर्मी रूटीन्स होते हैं ना, जैसे जो आर्मी स्कूल्स होते हैं उनके भी कुछ रूटीन होते हैं, अगर कोई उसमें से पढ़ा हो तो। जेएनवी में भी, नवोदय में भी कई फिक्स्ड सेट ऑफ रूटीन्स होते हैं जो तुमको फॉलो करने ही पड़ते हैं। हाँ, अगर सिंपल एग्जांपल हो तो हो सकता है तुम्हारे कॉलेज में ड्रेस कोड क्या हो, फिक्स्ड हो, तो फिर तुम्हारा कॉलेज एक पूरे फ्रेमवर्क पे एज अ फ्रेमवर्क काम कर रहा है ना, कि तुमको डेली यही पहन के जाना है। लेकिन कई कॉलेज में ऐसा होता है कि फ्लेक्सिबल सा है, मतलब तुम जो चाहो पहन के जा सकते हो। ठीक। ऐसा नहीं है कि व्हाइट एंड ब्लैक या ऐसे। तो ये तो पता ही होगा कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, और नेक्स्ट क्या है, एक फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय फेसबुक इन 2011। इसको फेसबुक वालों ने बनाया था 2011 में। द मोस्ट वाइडली यूज फ्रंट एंड जेएस लाइब्रेरी है, अब तक तो सबसे ज्यादा यही यूज की जा रही है। आफ्टर 2 और 3 ईयर हम देखेंगे, आफ्टर 2 और 3 ईयर, आफ्टर 1 ईयर नेक्स्ट जेएस इसको रिप्लेस कर देगा। आइडियल फॉर क्रिएटिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन वेयर द पेज डज नॉट रीलोड। यहाँ मेरे को इस थोड़ा सा यहाँ पे समझाना है, देख। सबसे पहले तो ये मैं समझाता हूँ कि दिक्कत क्या आई। फेसबुक वालों को कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो ही उन्होंने रिएक्ट को इन्वेंट किया, यू कैन से, है ना। देखो, सबसे पहले क्या होता था, जैसे मान लो एक नॉर्मल सा फेसबुक का पेज है ना। यहाँ पे उनका था ये मैसेज या नोटिफिकेशन वाला आइकन, है ना, जो पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2011 से पहले की। आई थिंक सो, तुम शायद यूज करते होगे तब। ठीक। नहीं करते होगे, मालूम है। अब जैसे कि मान लो यहाँ तुम्हारा वो जो एक रेड पॉपअप आता है ना, यहाँ मैसेज काउंट है तुम्हारा 5, क्या है, मैसेज काउंट तुम्हारा 5। ठीक। अब उनके साथ क्या दिक्कत आ रही थी कि अगर कोई यूजर 5 पे क्लिक करता तो फिर एक नया क्या होता, एक नया पेज खुलता, फिर उसमें मैसेजेस दिखते। ठीक। और सबसे पहले तो ये दिक्कत थी कि यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन हो रहा था उसमें सबसे पहले डिले आ रहा था। क्या आ रहा था, डील। उसके बाद फिर उनको अपने मैसेजेस दिखे, जो भी, जिन लोगों ने भी मैसेज भेजा हो वो सब मैसेज दिखे उनको। ठीक। म- हम्म, ठीक। उनको मैसेजेस दिखे, 5 मैसेजेस जो भी थे टॉप अप पे, उन्होंने देखा। अब जब वो वापस से जा रहे हैं, तो वापस से जब ये वाली स्टेट आ रही है ट्रांजिशन वाली, तो वापस से वो देख रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा लैग हो रहा है, वापस से डीले। ठीक। और फिर जब वो वापस से आ गए इस स्क्रीन पे, तो फिर वो देखे कि ये 5 वाला काउंट क्या होना जाना चाहिए था, अब 0, क्योंकि तुमने हर एक मैसेज देख लिया है, लेकिन फिर भी वो कुछ देर तक 5 भी है। तो और उनका एप्लीकेशन यूजर्स बढ़ते जा रहे थे, इंडिया वाले तो उस समय नहीं होंगे, लेकिन फेसबुक तो बेसिकली पहले बहुत यूज करते थे ना लोग, तो उनके यूजर्स क्या होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। तो ये सब उनको प्रॉब्लम आ रही थी, बल्कि उनका कोड कहीं भी गलत नहीं था। उनका कोड पूरा का पूरा क्या था, एकदम फाइन था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने सोचा कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो दिक्कत बढ़ती जाएगी जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया, रिएक्ट इन्वेंट की। अब रिएक्ट कैसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ये समझना। सबसे पहले मेरे को एक चीज और समझानी है। हम्म, जैसे डॉम में क्या होता है कि तुम्हारा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, डॉम। ठीक। मैं भी एक बहुत छोटा सा ही डायग्राम बनाऊंगा, ठीक, बहुत ज्यादा बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन तुम लोग समझ जाओगे। हम्म,
देखो, ये होता है तुम्हारा एक सिंगल क्या, डॉम। इसमें सबसे ऊपर होता है HTML। मुझे मालूम है कि विंडो आता है, डॉक्यूमेंट आता है, फिर HTML आता है, लेकिन हमने बोला कि अभी मेरे को चीज समझानी है। यहाँ बॉडी मान लो और यहाँ पे हेड। ठीक। इसमें फिर एक div और H1 ऐसा होता है हमारे डॉम का स्ट्रक्चर, कि HTML फिर बॉडी फिर हेड और फिर div और फिर H1। अब ध्यान से समझना, होता क्या है कि अगर मैं डॉम में सिर्फ H1, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि एक बटन भी मैं ऐड कर देता हूँ। अम, मान लो इस div में एक हमारा बटन भी है। ठीक। और ध्यान से हम समझते हैं, हमारी ये फाउंडेशन है बेसिकली, है ना, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, और मुझे मालूम है कम समझ में आएगा। सबसे पहले ये तो प्रॉब्लम थी जो मैंने बताई। वो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, लैग हो रहा था, चीजें डिले चल रही थी, डिले कर रही थी चीजें, है ना। तो देखो, HTML बॉडी हेड div H1 और बटन। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे जो H1 का कंटेंट है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो ये हम आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले इस बटन को हम एक आईडी दे देंगे, नहीं आईडी नहीं, ऑन क्लिक हैंडलर देंगे, कि इस बटन पे ऑन क्लिक हैंडलर मतलब एक फंक्शन दे देंगे, और उसके बाद फंक्शन में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर H1। उसके बाद फिर जब वो वन क्लिक हो जाए तो H1 डॉट इनर HTML में जो भी मैं चाहता हूँ वो सब चीजें मैं कर दूंगा, नॉर्मल वही डॉम का कोड जो तुम लोग किए होगे अब तक, करते आए होगे, 6-7 प्रोजेक्ट तो शायद बना ही लिए हो तुम लोग अब तक। तो देखो, ये तो समझ में आ रहा है कि ये कैसे होता है, लेकिन इससे होता क्या है, तुमको शायद उसने स्नेहा ने जब ये पढ़ाया होगा तो ये बताया होगा कि अच्छी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, कि हमको क्या यूज करना चाहिए और क्या नहीं। देखो, जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, चेंज मेरा सिर्फ H1 हो रहा है, लेकिन मेरा पूरा का पूरा एक एक नोड, एक एक चीज वापस से क्या होगी, रेंडर होगी, री रेंडर, रीलोड काइंड ऑफ थिंग यू कैन से, है ना। कि जब मैं बटन क्लिक करूं सिर्फ मेरा चेंज H1 ही होगा, H1 का जो कंटेंट है वही चेंज होगा। लेकिन होता क्या है डॉम में, कि पूरा का पूरा ट्री की एक एक नोड वापस से रिलोड होती है। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, बल्कि यहाँ पे मेरे को ये करने की जरूरत ही नहीं थी, बस मेरे को सिर्फ बटन और H1 को ही चेंज करना था। लेकिन डॉम मैनिपुलेशन का लॉजिक ही ऐसा है कि अगर तुम बटन पे या फिर किसी एक नोड पे ही कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो भी तुमको पूरा का पूरा ट्री क्या करना पड़ेगा, ट्रेवर्स करना पड़ेगा, एक एक नोड उसकी वापस से रेंडर होगी। और अगर कुछ अपेंड करना चाहते हो, जैसे H1 इस div का तुम एक और कोई चाइल्ड चाहते हो अपेंड करवाना, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, है ना, का तुम यूज करोगे, उससे भी क्या होगा, तुम्हारा पूरा का पूरा बार बार तुम्हारे डॉम का स्ट्रक्चर है वो बार बार रेंडर होगा। ठीक। तो ये काफी टाइम लेगा। अब तुम खुद सोचो, फेसबुक को क्यों दिक्कत आ रही थी, वो जो लैग आ रहा था, उनकी ऐप काफी लैगी थी, वो क्यों थी, क्योंकि सबसे पहले उसमें बहुत सारे यूजर्स हैं। ये तो एक सिंपल सा मैंने बनाया, उसका सोचो डॉम स्ट्रक्चर कितना बड़ा होगा। अगर फेसबुक सिर्फ इतना छोटा सा कोड बनाते तब कभी उनको कुछ डॉम मैनिपुलेशन से दिक्कत नहीं आती। अब उनका डॉम ट्री कितना बड़ा होगा, कई सारे नोड होंगे, अलग अलग टैग्स वो यूज करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ठीक। उसमें फिर ऊपर से इतने सारे यूजर्स हैं, तो फिर वो ट्री की हाइट क्या होती जा रही थी, फेसबुक के केस में बढ़ती जा रही थी, या फिर पहले से बहुत बड़ी थी और बढ़ती जा रही थी। तो अब होता क्या था, कि जब कोई भी यूजर इस बटन पे जो नोटिफिकेशन टैब पे क्लिक करता तो पूरा का पूरा ट्री ट्रैवर्स होता, और वो थोड़ा सा क्या लेता, कि वो टाइम लेता ना, वो काफी टाइम लेगा, क्योंकि जितनी ट्री की हाइट रहेगी तो तुम शायद डी से तुम उससे लेगा, बल्कि से पढ़ा रहे हैं, नहीं मालूम मेरे को। तब फिर देखो वो ट्री की हाइट बहुत ज्यादा बड़ी है। इससे होगा क्या, कि एक एक नोड वापस से रेंडर होगा, इट विल टेक सम टाइम, सम क्या, काफी ज्यादा टाइम लेगा। तो इसीलिए जो फेसबुक की एप्लीकेशन थी ना वो बहुत लैग कर रही थी, बल्कि उनका कोड पूरा सही था। तो मेरे को क्या करना था, मैं ये चाहता था कि किस तरह से ये जो लैग हो रहा है, जो डिले आ रहा है, मैं उसको हटा हटा सकूं। तो उन्होंने फिर रिएक्ट पे काम किया, रिएक्ट को बनाया। अभी मैं वो भी बताऊंगा कि वो किस तरह से हटाता है। पहले तुम ये समझे ना कि ये प्रॉब्लम क्या थी और प्रॉब्लम क्यों आई थी, पहले मेरे को ये समझाना था।
सबसे पहले क्या हो रहा था कि एक पेज पे क्लिक करता, वो दूसरे पेज पे जाता, इसमें डिले आता है ना, उसके बाद वापस से आता तो भी इधर 5 दिखा रहा होता। तो ये प्रॉब्लम थी। और क्यों थी उसका कारण ये है। ठीक। तो आई थिंक सो ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब सेकंड क्या है। जैसे तुम किसी पे भी जाओ, जैसे तो तुम किसी ऐप पे जाओ, यूट्यूब वाले ऐप, यूट्यूब का सब यूज करते होंगे। यहाँ पे क्या होता है, एक सर्च बार है ना, यहाँ पे फिर तुम्हारा शायद वो साइड बार आता है, और यहाँ पे तुम्हारे वो जो वीडियोस होते हैं, एक मान लो ये तुम्हारी वीडियो। ठीक। अब देखो, अब मैं जो तुम्हें आगे समझाने वाला हूँ, वो मैं समझाने वाला हूँ सिंगल पेज एप्लीकेशन ना, SPA। देखो, रिएक्ट का मेनली वर्क, हम जो होता है, जो मेन कह सकते हो कि उसका एक यूएसपी है, वो है SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में। इसका क्या मतलब है? बेसिकली सर्च बार हमेशा क्या रहेगा, यूट्यूब का हमेशा सेम रहेगा। तुम कोई भी वीडियो खोलो, सर्च बार तो हमेशा दिखेगा तुमको, है ना। जो ऊपर अभी मैं यूट्यूब खोल के दिखा सकता हूँ, लेकिन तुमको समझ में आ रहा होगा कि सर्च बार हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। ये सब चीजें चेंज होंगी। और साइड बार भी मान के चलते हैं अभी, कि हमेशा क्या है, सेम रहेगी। तो जब मेरे को पता है कि सर्च बार और साइड बार चेंज हो, मतलब सॉरी, सर्च बार और साइड बार हमेशा सेम रहेगा, तो अगर मैं किसी वीडियो पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे को क्या सर्च कंपोनेंट और साइड बार वाले कंपोनेंट को चेंज करने की नीड है? क्योंकि वो तो सेम है ना, सेम है पहले से। क्या मेरे को चेंज करने की नीड है? नहीं है। मेरे को चेंज करने की नीड नहीं है। लेकिन फिर भी जो पहले की अप्रोच थी वो क्या थी, मल्टीपल पेजेस वाली, कि हम यहाँ पे कुछ भी क्लिक करते, कुछ भी करते, तो चीजें क्या होती, एक नया पूरा का पूरा पेज ओपन होता। उसमें अगर यहाँ टॉप बार होगा तो वो भी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन फिर एसपीएस का क्या मतलब होता है कि तुम्हारी पेज जो चकता आता है ना इधर, रिलोड करते समय, वो नहीं आएगा। एसपीएस का मतलब ही है कि तुम्हारी पेज कभी वापस से रिलोड नहीं होगी। कुछ कंटेंट हमेशा फिक्स होगा, और कुछ कंटेंट ही सिर्फ वापस से कह सकते हो तुम रेंडर होगा। पूरी की पूरी पेज वापस से तुम्हारी रेंडर नहीं होगी। यही होता है एसपीएस, है ना। एक बार और अगर मैं इसको और अच्छे से अगर मैं क्लियर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मैं तो एक काम करता हूँ ना, तुम्हें दिखाई देता हूँ। जैसे कि ये साइट थी ना, एलन की। तो देखो, अब यहाँ पे मैं अगर कोर्सेस में जाऊँ, मैं यहाँ पे जे में जाकर क्लास 11 क्लिक करा किया, क्या मेरा टॉप बार चेंज हुआ? नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ 12th क्लिक किया तो क्या मेरा ये चेंज हो रहा है? नहीं। तो इसी तरह से यहाँ हेडर हमेशा क्या है, इस साइड पे कांस्टेंट, और यहाँ पे तुमको वो नहीं दिख रहा होगा, वो जो पहिया आता है। क्यों? सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, इसका बीच वाला कंटेंट। और हो सकता है ये फुटर भी क्या हो, ये फुटर फुटर भी, ये फुटर और वो ऊपर वाला हेडर क्या है, हमेशा हर एक समय सेम है। अब मेरे को कैसे पता है इस साइट के बारे में? इसमें जाके देखना परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में कि ये टास्क आया था, और ये मेरे को और एक प्रियेश सर को मिला था शायद तक, मेरे को याद है, हाँ वही थे मेरे साथ। तो हम ही लोगों ने इसका पूरा का पूरा फ्रंट एंड बनाया था। और यू नो ये काफी अच्छा पैसा कर देते हैं। अमीर आदमी भाई, अमीर पार्टी, बच्चों का पैसा लेते हैं, वो देंगे ही अच्छा। तो फिर ये क्या है, ये तुम्हारे सिंगल पेज एप्लीकेशंस है, कि यहाँ पे अगर मैं किसी पे करूँ तो मेरा टॉप बार और फुटर मेरा हमेशा क्या होगा, सेम होगा। चेंज क्या होगा, डेटा ये डेटा जो बीच वाला आ रहा है ये चेंज होगा। और यहाँ पे तुमको ऊपर वो पहिया नहीं दिखेगा। ठीक। ओके। देखो, ऊपर पहिया नहीं दिखा ना, ये सीधे बस यहाँ पे लिख दिया, वो जो आता था रिलोड का, वो बहुत बकवास सा लगता है, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यही होती है तुम्हारी सिंगल पेज एप्लीकेशंस। ये पूरा का पूरा यार, वो पूरा का पूरा पेज वापस से रेंडर रिलोड नहीं हो रहा, सिर्फ बीच का कंटेंट। तो अब देखो, तो अब ये क्या चाहते थे, ये जब चाहते थे कि जब मेरा मैसेज वाला जो कंपोनेंट है, सिर्फ वही चेंज हो। लेकिन हो क्या रहा था, पहले के अप्रोच में डॉम मैनिपुलेशन से पूरा का पूरा पेज ही चेंज होता था।
तो तुमको समझ में आया कि ये सब प्रॉब्लम थी, इसीलिए उन्होंने रिएक्ट को बनाया। और फिर रिएक्ट कैसे काम कर, मतलब वो कैसे सॉल्व की, तो वो तो हम देखेंगे। फिर रिएक्ट एसपीएस बनाने में हेल्प करने लगी। पूरा लिंक्डइन भी अभी तुम देख जा करके देखना, वहां भी टॉप बार हमेशा सेम होगा। तो एसपीएस ही, मतलब यू कैन से, अभी के लिए सभी सबसे ज्यादा फेमस जो वो पेजेस होते हैं, वो होते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। कोई भी वेबसाइट में अगर एसपीए है, एसपीएस यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो वेबसाइट बहुत अच्छी है ना। वो डिप्लॉय होने में भी बहुत कम टाइम लेगी, क्योंकि उसमें बार बार हर एक चीज वापस से रेंडर नहीं होती है ना। तो ये थी प्रॉब्लम, फिर रिएक्ट ने उसको सॉल्व किया। तो उसमें एक आया सिंगल पेज एप्लीकेशन, जो मैंने बताया एसपीएस रिएक्ट की एक बहुत बड़ी यू कैन से यूनिकनेस है, क्योंकि बाकी डॉम मैनिपुलेशन से हम एसपीएस नहीं बना सकते। बना सकते हैं, मतलब अगर तुम डिस्प्ले नन कर दो हर एक डिव को, बन भी सकती है, लेकिन वो बहुत बेकार हो जाएगा बेसिकली। तो देखो, हम्म, ठीक है। द मोस्ट वाइडली, हाँ ये देखो, आइडियल फॉर क्रिएटिंग सिंगल पेज एप्लीकेशंस वेयर द पेज डज नॉट रीलोड। भाई वो पेज पूरा का पूरा रीलोड नहीं होगा, सिर्फ उसका एक पार्ट रीलोड होगा। ठीक। इसमें राउटर होता है ना, कॉन्टेक्स्ट राउटर, तो इसीलिए वो हो जाता है। हाउ द डॉम वर्क्स, अब ये डॉम की बेसिक बेसिक 3 पॉइंट, और आई थिंक सो ये तुमको पता ही होगा कि डॉम कैसे काम करता है। ठीक, मैंने बता भी दिया कि डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है। प्रॉब्लम विद वेनिला जावास्क्रिप्ट, मैनुअल डॉम मैनिपुलेट इज एरर प्रोन एंड, जैसे मैंने बताया था कि जितना लंबा तुम्हारा कोड होगा। अब देखो, अ, अब खुद से तुम फेसबुक जैसी एप्लीकेशन का कोड लिखने जाओगे, तो वो बहुत, सबसे पहले बहुत उसका बड़ा कोड ही होगा। तुमको उसको लिखने में बहुत टाइम लगेगा, और अगर तुम, हो सकता है जितना बड़ा कोड है उतने ही ज्यादा वो क्या है, प्रोन टू एरर। वहां पे हो सकता है तुमने कुछ एरर कर दी हो, पूरा का पूरा पेज ही तुम्हारा ना काम कर रहा हो। तो यही मैनुअल डॉम एप्लीकेशन इज एरर प्रोन एंड वही कॉम्प्लिकेटेड, हार्ड टू मेंटेन लार्ज स्केल एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस इशू, कॉम्प्लेक्स डॉम अपडेट, परफॉर्मेंस इशू आ जाती है कॉम्प्लेक्स डॉम अपडेट। परफॉर्मेंस वही लैगी वाली जो मैं बोला था। हाउ रिएक्ट वर्क्स, नो नीड टू मैनुअली क्वेरी एंड अपडेट DOM एलिमेंट्स। इन रिएक्ट वी नेवर डू मैनुअली DOM मैनिपुलेशन, कैसे है ना, हम रिएक्ट में कभी भी खुद से DOM मैनिपुलेशन नहीं करते, वो सिर्फ खुद से करता है। रिएक्ट ब्रेक्स यूआई इनटू स्मॉलर रीयूजेबल कंपोनेंट। ठीक, अब इसका क्या मतलब मैं बताऊंगा। रिएक्ट एफिशिएंटली हैंडल्स द क्रिएशन एंड अपडेशन ऑफ DOM एलिमेंट्स, सेव्स डेवलपमेंट टाइम एज कंपोनेंट। हाँ देखते जाओ, मेरे को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर मैं समझा दूंगा। रुकना एक मिनट। हाँ, रुको प्लीज। ओके, मेरे को यही चाहिए था। ठीक। डोमेन नाम, तो ध्यान से समझना। अ, अ, तुम लोग ये खैर समझे होगे। सबसे पहले मैं स्टेट और कंपोनेंट तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक, जैसे कि, हाँ, ये लिंक्डइन का क्या है, टॉप बार। चिंता ना करो, ये मेरी फेक आईडी है ना, जो उधर है रेंज वाली, वो तुमको मिल जाएगी। देखो, ये लिंक्डइन का टॉप बार है। इसमें, इस टॉप बार में मेरे केस और तुम्हारे केस में क्या अंतर आएगा, तुम्हारे लिंक्डइन के टॉप बार में और मेरे लिंक्डइन के टॉप बार में क्या अंतर है। सबसे पहले, ये आइकन सेम रहेगा, ये वाला भी आइकन सेम रहेगा, ये वाला भी आइकन सेम रहेगा, ये वाला भी आइकन सेम रहेगा। ये रेड वाले पार्ट को हटा दो अभी। हर एक आइकन सेम है, यहाँ तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ मेरी दिख रही होगी, लेकिन क्या इसका साइज जो है वो तो सेम होगा तुम्हारे केस में और मेरे केस में। ठीक, तो देखना, चेंज क्या है, ये तो मैं बताया कि क्या क्या सेम होगा। यहाँ पे चेंज क्या है, नंबर ऑफ कनेक्शंस, ये क्या है, नंबर ऑफ नोटिफिकेशन या नंबर ऑफ मैसेजेस, ये सब चेंज है। तो किसी भी वेबसाइट का जो वेरिएबल पार्ट होता है, वो होता है तुम्हारा स्टेट, और जो चीजें सेम होती है वो होता है तुम्हारा कंपोनेंट। जैसे मेरे केस में, मेरा स्टेट क्या है कि नोटिफिकेशन होम जीरो, माई नेटवर्क 99 प्लस है ना, है वन, जॉब जीरो, मैसेजिंग जीरो, और नोटिफिकेशन 25। तो ये पूरी की पूरी क्या है, स्टेट है। ये प्रोफाइल पिक्चर क्या है, ये स्टेट है। तो गिवन द स्टेट, मेरे को स्टेट पता है, और गिवन द कंपोनेंट, मैं ये पूरा का पूरा टॉप बार बना सकता हूँ। कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट यहाँ कुछ नहीं, ये जो चीज सब तुम्हारे कंपोनेंट बेसिकली वही ना, जैसे
क्या बोलते हैं उसको, डब्बा काइंड ऑफ थिंग है ना। जैसे लिंक्डइन का ये आइकन भी सेम है, मेरे केस में भी हर एक चीज सेम है। तो ये पूरा का पूरा एक टॉप बार कंपोनेंट है। ये टॉप बार कंपोनेंट है, ये उस टॉप बार की स्टेट है। अगर मैं स्टेट और कंपोनेंट को ऐड कर दूं तो मेरे को पूरा का पूरा टॉप बार लिंक्डइन का मिल जाएगा। ये सब तूने बहुत अच्छे से बताया, मैं फिर भी रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक। हम्म, तुम लोगों ने शायद वो काउंटर, तुम लोगों को काउंटर बताया गया है इसमें, ठीक। तो आई थिंक सो स्टेट और कंपोनेंट समझ में आ गया। देखो यहाँ से समझते हैं। टू मेक फ्रंट एंड इजियर टू कोड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट केम इनटू पिक्चर, यू विल सी मोर दिस व्हेन वी रीच रिएक्ट। अभी हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे। स्टेट द वेरिएबल पार्ट ऑफ एन ऐप, जो मैंने बोला था कि जो वेरिएबल पार्ट होता है वो स्टेट होता है। कंपोनेंट, हाउ टू रेंडर स्टेट ऑन स्क्रीन, हाउ टू रेंडर स्टेट ऑन स्क्रीन, मैं समझाऊंगा। रेंडरिंग, टेकिंग द स्टेट एंड रेंडरिंग इट ऑन द डॉम बेस्ड ऑन द कंपोनेंट। देखो अ, मान लो ये तुम्हारा कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट आई थिंक सो क्लियर होगा। और यहाँ तुम्हारा स्टेट है। स्टेट कुछ नहीं, अभी के लिए समझो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। यहाँ पे भाई माई नेटवर्क करके कुछ कुछ है, ठीक। ऐसे ये तुम्हारा स्टेट है पूरा का पूरा, और ये तुम्हारा कंपोनेंट है। तुमने स्टेट और कंपोनेंट को ऐड किया, तुमको तुम्हारे लिंक्डइन का टॉप बार मिल गया। पेंटिंग बेसिकली, यहाँ पे तुमने क्या किया, यहाँ कंपोनेंट था, तुमने स्टेट उसके ऊपर पेंट कर दिया, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंडरिंग। तो समझ में आया स्टेट क्या होता है, कंपोनेंट क्या, और रेंडरिंग क्या होता है, क्या होता है। तो स्टेट पार्ट, कंपोनेंट पार्ट और रेंडरिंग। अब जैसे तुम जाना, अपना लिंक्डइन खोलना है ना, तुम वहां पे देखोगे, या फिर रुको मैं एक मिनट खोल देता हूँ। देखो, माय कॉलेज रिव्यू है इसमें ना। देखो सबसे पहले ये एक, मान लो कार्ड कॉम्पो, ये भी एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है। ये सब के सब कंपोनेंट क्या है, तुम्हारे में भी सेम होंगे, टॉप बार भी सेम होगा, सब सेम होगा। अब अगर यहाँ से नहीं तुमको सही से समझ में, तो यहाँ से आ जाएगा। एक मिनट, वाई दिस इज लैगिंग। देखो ये था तुम्हारा एक पोस्ट कंपोनेंट। देखो यहाँ पे वही सेम, यहाँ पे प्रोफाइल, फिर उसका नेम, और फिर उनका डेटा, लाइक, कमेंट, रिपोस्ट, सेंड। ये था पूरा का पूरा एक पोस्ट कंपोनेंट। इसका स्टेट क्या होगा, इनका नेम, इनका प्रोफाइल पिक्चर, और फिर उन्होंने जो लिखा है वो स्टेट है। उसी तरह दूसरे पोस्ट कंपोनेंट पे देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, एक पोस्ट कंपोनेंट। फिर नीचे भी क्या है, पूरा एक पोस्ट कंपोनेंट, छोटा सा पोस्ट कंपोनेंट है ना। मोर, हेलो बड़ा। अभी कंपोनेंट क्यों है, कई चीजें ये सेम, ये जो स्ट्रक्चर यूज कर रहा है कि ये भाई कितने पिक्सल का है, यहाँ कर्व, बॉर्डर रेडियस कितना है, वो तुम्हारे केस में और मेरे केस में सेम है। हर एक यूजर के केस में सेम है। ये चार चीज है, ये भी सेम है। यहाँ ये स्टेट है, 1527 जो नंबर है वो सब स्टेट है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है, एक पोस्ट कंपोनेंट। ये पूरा क्या है, एक पोस्ट कंपोनेंट, ठीक। और स्टेट जो उसका वेरिएबल पार्ट है, ठीक। तो आई थिंक सो ये स्टेट और उसका समझ में आ गया। यहाँ पे देखो ये पूरा एक कंपोनेंट है, ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर स्टेट है, लेकिन देखो ये जितने भी ये इसका पिक्सल होगा बेसिकली, ये तुम्हारे केस में और मेरे केस में सेम है। इसका साइज है ना, ये कार्ड भी तुम्हारे केस में होगा, मेरे केस में क्या होगा, सेम ही होगा। तो तुमको ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो होता क्या है, रिएक्ट में हम क्या करते हैं। रिएक्ट में हम, मैंने एक बार ये कंपोनेंट, अभी के लिए इतना समझो, जैसे कि मैंने ये एक बार ये पोस्ट कंपोनेंट बनाया, सिर्फ एक बार मैंने पोस्ट कंपोनेंट बना दिया। उसके बाद जितने भी नीचे की मेरे को पोस्ट कंपोनेंट, वाई वाई दिस इज बिकॉज ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग आई। अब ये पूरा का पूरा कंपोनेंट आ गया। अब जितनी बार भी मैं नीचे अब जितने मेरे को कंपोनेंट चाहिए होंगे, मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस कंपोनेंट को कॉल कर दूंगा और मेरे को वो कंपोनेंट वापस से मिल जाएगा। नहीं आया समझ में, मतलब मैं समझाता हूँ, ठीक। ओके।
देखो, मैंने क्या बोला कि मैंने सिर्फ एक कंपोनेंट का कोड लिख दिया। एक कंपोनेंट में क्या था तुम्हारा, यहाँ पे आइकन, उसके बाद यहाँ पे फिर वो जो उसका इंफॉर्मेशन था यूजर का, और यहाँ पे जो उसने जो पोस्ट किया था, और यहाँ पे वही लाइक काउंट, ये सब था, यही सब था ना, और तो कुछ था नहीं। लाइक काउंट मीन्स काउंट, ये था। मैंने क्या किया, इसको, इसका कोड मैंने लिखा। ठीक। रिएक्ट में यार जो मैं कंपोनेंट बोला ना, वो कुछ नहीं, फंक्शन होता है। क्या होता है वो? फंक्शन पोस्ट कंपोनेंट। ओके। मैंने इसका पोस्ट कंपोनेंट, मतलब इस कंपोनेंट का यहाँ पे कुछ कुछ कोड लिख दिया। ठीक है, अब वो क्या मैं लिखा, वो अभी जाने की जरूरत नहीं। हम्म। तो अब क्या है कि अब मुझे पता है कि जब मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊंगा, जब मेरा यूजर, अगर मैं वो ऐप बना रहा हूँ, नीचे स्क्रॉल करता जाएगा, उसको और कंपोनेंट मिलते जाएंगे। जैसे मान लो एक स्क्रीन पे भी तीन मिल रहे हैं, उसके बाद जब हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फेच का यूज करके और भी कंपोनेंट आते जाएंगे। वो कैसे आते हैं तुम लोग देख चुके होगे अब तक, है ना? तो अगर ये मेरे को पता है कि इस कंपोनेंट का मैंने कोड रखा है, तो अगर मेरे को और तीन चाहिए होंगे सेम कंपोनेंट, तो मैं क्या कर दूंगा, वापस से पोस्ट कंपोनेंट वाले फंक्शन को मैं ऐसे कॉल कर दूंगा। पूरा कोड हम देखेंगे, अभी के लिए बस इतना समझो कि मैंने क्या किया, इसको वापस से तीन बार कॉल कर दिया। तो उससे क्या हुआ, मेरा ये तीनों के तीनों कंपोनेंट बन गए। अब तुम ये बोलोगे कि लेकिन यहाँ पे तो डेटा सबका चेंज होगा, तो हाँ, वो हम यहाँ पे एज स्टेट पास कर सकते हैं एज अ प्रॉप्स का यूज करके। ठीक, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि मेरे को तीन कंपोनेंट यहाँ मिल गए। सिर्फ इतना करने से मेरे को तीन कंपोनेंट मिल गए। अगर यहाँ पे तुम सिर्फ कोर जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे होते तो तुमको पता है क्या करना पड़ता? तुमको इसका कोड भी लिखना पड़ता, इसका कोड भी लिखना पड़ता, इसका भी कोड लिखना पड़ता। तो सोचो वो कितना बड़ा उसका डॉम ट्री बनता, और जितना बड़ा डॉम ट्री बनता, उतना ही लैगिनेस आती है एप्लीकेशन में। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ क्या करते जा रहे हैं, उसको कॉल करते जा रहे हैं ऐसे। तो इसलिए, और ये कंपोनेंट मेरे बनते जा रहे हैं। तो कुछ कुछ तुमको समझ में आ रहा होगा कि रिएक्ट कर क्या रहा है। बहुत चीजें आसान कर दे रहा है। जावास्क्रिप्ट में तुमको ये पूरा का पूरा वापस से क्या करना पड़ता, लिखना पड़ता। ठीक। तो देखो, रिएक्ट ब्रेक यूआई इनटू स्मॉल यूजल कंपोनेंट। मैंने समझा दिया कि वो कंपोनेंट में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। स्टेट और कंपोनेंट का बेसिक लॉजिक ही रिएक्ट से आया। ठीक। रिएक्ट और व्यू जैसे काइंड ऑफ, यू कैन से रिएक्ट एफिशिएंटली हैंडल्स द क्रिएशन एंड अपडेशन ऑफ डॉम एलिमेंट। वो खुद से ही हर एक चीज करता है। ठीक। तो कैसे करेगा, वी विल सी। सेव्स डेवलपमेंट टाइम एज कंपोनेंट एंड लॉजिक्स आर रीयूजेबल। डेवलपमेंट टाइम को क्या मतलब, मैंने अभी बोला था कि तुमको पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा, तो तुमको बहुत ज्यादा उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो वो काफी तुम्हारा टाइम बचेगा, है ना? और क्यों बचेगा, क्योंकि जो कंपोनेंट और लॉजिक होता है वो बार बार क्या होता है, रीयूजेबल होता है। अब यहाँ पे अपन आते हैं जावास्क्रिप्ट वर्सेस रिएक्ट पे। तो देखो, फीचर डॉम मैनिपुलेशन, अपन जावास्क्रिप्ट में क्या देते हैं मैनुअली, इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक, लिमिटेड, हाई, कंपोनेंट नो, यस, है ना, परफॉर्मेंस स्लो फॉर लार्जर ऐप, वही बता रहा है, डॉम ट्री बड़ा बन जाता है, ऑप्टिमाइज, इजियर इनिशियलाइज, मॉडरेट। जावास्क्रिप्ट से रिएक्ट आई थिंक सो क्लियर है ना। हाउ रिएक्ट वर्क अंडर द हुड, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि रिएक्ट काम कैसे करता है। ठीक। और ये सिक्स वाला पॉइंट है, ये तो मैं अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, मैं पहले ही से बता दे रहा हूँ, मैं जितना करवा पाऊंगा अपनी तरफ से मैं करवा दूंगा। लेकिन बाद में ये और क्लियर हो जाएगा जब हम रिएक्ट के एंड में पहुंचेंगे। तो ठीक। तो फिर हाउ रिएक्ट वर्क्स अंडर द हुड, कुछ ही पॉइंट्स बाकी हैं। ठीक, अब देखते हैं। देख, सबसे पहले था ये तुम्हारा रियल डॉम, और ये था तुम्हारा सबसे पहले था तुम्हारा रियल डॉम, वो डॉम जो तुम अब तक पढ़े हो जाओ स्क्रिप्ट में। अब यहाँ पे ऐसे समझो कि मेरे बटन पे क्लिक करके H1 के डेटा, H1 का इनर एचटीएमएल मेरे को चेंज करना है। इससे होता क्या कि अगर मैं बटन क्लिक करता, H1 तो चेंज हो जाता, लेकिन उसके साथ पूरा का पूरा हर एक नोड वापस से क्या होता, रेंडर होता। ठीक। ये था तुम जो अब तक तुम जानते हो। रिएक्ट क्या करता है कि इस ही रियल डॉम की एक सस्ती कॉपी वर्चुअल डॉम बनाता है, एकदम सेम। उसने देखा कि यहाँ एचटीएमएल हेड, टाइटल, बॉडी, हेडर, इसी की एक वर्चुअल कॉपी बना दी। ठीक। और रिएक्ट हमेशा ना कंपेयर करके इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में जो डिफरेंसेस होते हैं वो कॉपी कर देता है। नहीं आया समझ में, मैं बताता हूँ।
जैसे रिएक्ट ने देखा कि जब तुम यहाँ बटन पे क्लिक करते तो H1 में कुछ चेंज हो रहा था, वो कैसे देखेगा, वर्चुअली देखेगा कि सबसे पहले इसने कॉपी बनाई, तो जितना भी तुम काम करोगे रिएक्ट के कोड में वो इस वाले डॉम पे करोगे, जब वो देखेगा कि तुम्हारे इस बटन पे क्लिक करके H1 में का डेटा जो है वो चेंज हो जा रहा है, तो उसने फिर वो इनिशियल वाली स्टेट जो तुम्हारी रियल डॉम की थी और फाइनल की स्टेट जो तुम्हारी वर्चुअल डॉम में बन गई बटन को क्लिक करने के बाद, उसने देखा, उसको पता चला कि बटन का स्टेट चेंज हुआ है और H1 का डेटा चेंज हुआ है। तो अभी के लिए ऐसा समझो कि जब उसने देखा कि सिर्फ दो चीजें चेंज हुई हैं, तो उसने सिर्फ ये यहां से उठाया, यहाँ पे कॉपी कर दिया, और H1 यहां से उठाया और यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो इससे हुआ क्या, तुम्हारा जो रियल डॉम था उसका ट्री, उसके वो नोड वापस से री रेंडर नहीं हो, मतलब समझ में आया कि उसने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में देखा कि सिर्फ बटन H1 चेंज था, तो यहाँ से बटन उठा के यहाँ कॉपी किया, H1 यहाँ से उठा के यहाँ चेंज किया। तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो वापस से इतने सारे नोड री रेंडर हो रहे थे वो वापस से नहीं हो रहे हैं। तो लैगनेस क्या हो गई, कम हो गई। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि रिएक्ट वो जो फेसबुक को प्रॉब्लम आ रही थी उसने कैसे सॉल्व की। अब देखो ये हो क्या रहा है, वर्चुअल डॉम में कंपेयर कैसे हो रहा है, हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ गए तो बढ़िया है। ठीक, देखो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग का रिएक्ट प्रोजेक्ट लोकली। ठीक, देखो रिएक्ट प्रोजेक्ट हम अब इनिशियलाइज करने वाले हैं फर्स्ट टाइम, है ना, उसके बाद कुछ कुछ और है, देखते हैं और कितना टाइम मेरे को देना पड़ेगा। हम्म, सबसे पहले हम कैसे रिएक्ट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है तुम्हारा जो ट्रेडिशनल वे था, क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक, और एक होता है तुम्हारा, ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये है क्रिएट रिएक्ट ऐप और ये है वेट रिएक्ट। ठीक, देखो, हम्म, एक तरीका ये होता है, तुम यहाँ से जाके ये सबसे पुराना तरीका ये है कि यहाँ से जा करके यहाँ के डॉक्स के थ्रू तुम यहाँ से भी पूरा का पूरा इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे, ये मैं बोला था कि ये पुराना वे है, तरीका है। हम जो यूज करेंगे वो एक बंडलर यूज करेंगे जिसको वीट बोलते हैं, देखो, ठीक, उस बंडलर का हम यूज करेंगे यहाँ पे। हम फिर यहाँ से यहाँ के डॉक्स से जाके हम यहीं पे चीजें पढ़ वढ़ लेंगे और उसके बाद रिएक्ट हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये पहली कमांड, ये सेकंड कमांड, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खैर ये किसी और के लिए है, टेम्पलेट है बेसिकली। और फिर कुछ कुछ यहाँ से तुम जाके पढ़ सकते हो, मैं तुमको अभी करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने उसका यूज क्यों किया, जैसे यहाँ पे फास्ट हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट होता है। हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट क्या होता है कि अगर तुमने तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम एक्सप्रेस पे काम कर रहे थे और तुमने कोई एक्सटेंशन बाहर से कुछ एक्सटेंशन नहीं ऐड किया है, एक्सटेंशन का मतलब है डिपेंडेंसी, वो क्या नाम था उसमें भूल गया, मोंगो कुछ करके। तो तुमको बार बार कोई भी तुम चेंज करते हैं अगर अपनी एक्सप्रेस वाली फाइल पे, तो तुमको वापस से सर्वर को किल करना पड़ता, फिर रीरन करना पड़ता, फिर जाके वो तुम्हारे चेंजेस तुम्हें दिखते। लेकिन रिएक्ट के केस में ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसमें एचएमआर होता है, हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट। तुम जैसे ही कुछ अभी तुरंत तुमने यहाँ पे कुछ चेंज किया अपने कोड में आकर के, वो तुमको तुरंत दिख जाएगा बिना उसको क्रैश किए या फिर कुछ भी किए। ठीक, तो यहाँ पे वही होता है, और इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, ये अभी आएगा टॉपिक, लीनर फास्टर बिल्ड विद रोल। अब दो स्टेट होती हैं जावास्क्रिप्ट में, कैप्चर मोड और बबलिंग अप, तो ये वहीं से आई है। ठीक, और मुझको उम्मीद है तुमने पढ़ा होगा अच्छे से, एक महीने से ऊपर जावा स्क्रिप्ट ही पढ़ लिया तुमने, है ना, तो उतना तो आना चाहिए। इनिशियलाइज कमांड्स, एनपीएम क्री, हाँ ठीक है, ये वाली कमांड हम रन कराते हैं। ठीक, यहाँ से कंट्रोल सी, अब ये देखो ये क्या करता है, एनपीएम क्रिएट विथ एट द रेट ऑफ लेटेस्ट, एक फ्लैग है बेसिकली, ऐसा समझो, जो कि लेटेस्ट वर्जन तुम्हारा रिएक्ट सी डेव रिएक्ट 2 वापस से हम एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट पे आ गए ना, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट, तो ये लिखना है, मेरे को देखना तो उसमें है क्या। ठीक है, वो कोई ऐसा डेटा नहीं, डमी डेटा था।
कुछ मेरे को उसका नेट नहीं हाँ पड़ता है। हम्म तो मेरे को वो जो कमांड मैंने कॉपी की थी यहाँ पे मैंने वो पेस्ट कर दी, ठीक। तो उसके बाद वो कुछ मेरा प्रोजेक्ट नेम पूछा, तो फिर मैं यहाँ पे लिख दिया 3, फिर एंटर किया पैकेज नेम। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन तुमसे पूछेगा कि तुम क्या करना चाह रहे हो, तो मैं रिएक्ट का फ्रेमवर्क यूज करना चाह रहा हूँ, रिएक्ट। अब यहाँ सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क, उसमें रिएक्ट करा बल्कि एक लाइब्रेरी है, ठीक। यहाँ एंटर किया, फिर लैंग्वेज पूछा, तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक। रिएक्ट राउटर भी यूज करेंगे लेकिन अभी जावा स्क्रिप्ट यूज करेंगे। फिर ये 3 कमांड बोली, यहाँ तुम कंट्रोल सी कर दो और क्या करोगे, कंट्रोल V। तुमने की कुछ जनरेट हो रहा होगा, तो तब तक मैं पहुंच रहा। ओके। तो मेरे को इसने लोकल दिया, क्यों? क्योंकि मैंने npm रन वाली कमांड चलाई थी, है ना। उसके बाद फिर ये जब लोकल होस्ट में क्लिक किया तो मेरे को मेरा रिएक्ट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया होगा, मिल गया, ठीक। अब आते हैं इस रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे, हम कुछ कुछ बात करते हैं, ठीक। रिएक्ट की मैंने इनिशियलाइज किया था, इसमें कुछ कुछ है। नोड मॉड्यूल में क्या होता है, जितने भी डिपेंडेंसीज होगी वो नोड मॉड्यूल में होगी। और देखो यहाँ पे आओ, डिपेंडेंसी देखो, डिपेंडेंसीज में रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, एक अगर तुम यहाँ मोबाइल डेव यूज कर रहे हो तो रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव होता है, तो ये होता है डिपेंडेंसीज। डेव डिपेंडेंसीज वो डिपेंडेंसीज होती हैं जो कि डिप्लॉयमेंट के टाइम पे कभी काम नहीं आएंगी, ये ताकि तुम अपना ये कोड तुम्हारा अपने सिस्टम पे रन करा पाओ। तो सिर्फ ये तुम्हारे सिस्टम की डिपेंडेंसी है, ताकि तुम्हारा कोड सिस्टम पे रन हो पाए। तो ये डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज हो गए, ठीक। लॉक वॉक की फाइल भी पता ही होगी तुमको, आई थिंक सो। अब यहाँ पे अगर तुम क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज करोगे तो फिर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में पब्लिक फोल्डर के अंदर आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखना, बॉडी के अंदर सिर्फ क्या है, div id रूट, और उसके बाद यहाँ एक स्क्रिप्ट टैग, क्या है, div id रूट, और फिर एक स्क्रिप्ट टैग, इतना। और इस स्क्रिप्ट टैग, ये स्क्रिप्ट कहाँ से वो लोड कर रहे हैं, src main डॉट jsx। तो यहाँ पे src के अंदर main डॉट jsx होगा, यहाँ से कुछ कुछ कर रहे हैं। अब ये कोड हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। अभी के लिए स्ट्रिक्ट मोड नहीं मालूम, है ना, कि ये क्या था, क्रिएट रूट। जो रिएक्ट डॉम वाली डिपेंडेंसीज थी, वहां से इन्होंने एक फंक्शन डिस्ट्रक्चर किया। कैसे? उस वो फंक्शन था क्रिएट रूट वाला फंक्शन। इंपोर्ट सिंटेक्स शायद तुम्हें पता हो सकता है ना भी पता हो। जैसे कॉमन जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट 2 वर्जन है, कॉमन एक मॉडिफाइड जावास्क्रिप्ट। तो कॉमन जावास्क्रिप्ट में रिक्वायर सिंटेक्स का अपन यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, इंपोर्ट सिंटेक्स का, ठीक। इंपोर्ट फ्रॉम ऐसे यूज कर रहे हैं ये इंपोर्ट। फिर यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एस कुछ कुछ। बेसिकली होता क्या है कि हर एक रिएक्ट में तुम हर एक चीज में कंपोनेंट बना के काम करते हो। जैसे जो तुमको पूरी सीएसएस दिख रही है उस पेज की, लोगो की, ये सब की, कि इस पे होकर क्या हो, ये सब यहाँ पे डिफाइन होगी। जितना भी तुम्हारा सीएसएस वाला पार्ट है वो अलग फाइल में डिफाइंड होगा। उसके बाद जहां तुमको इसको यूज करना है, वहां तुम उसको क्या कर लोगे, इंपोर्ट कर लो, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे आओ, क्रिएट रूट, उसके बाद डॉट रेंडर, ये कुछ कुछ लिखा है, ये मेरे को समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले क्रिएट रूट क्या था, रिएक्ट डॉम के अंदर का एक फंक्शन था। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट। यहाँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में एक डिव थी, उसकी आईडी रूट थी, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। डॉट रेंडर फिर एक और कोई फंक्शन है, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। और इस रेंडर फंक्शन के अंदर यहाँ कुछ कुछ लिखा है, स्ट्रिक्ट बॉक्स, इसको हटाओ अभी को अभी। मैं बाद में हर एक चीज पे जब हम, मैं बोला ना रिएक्ट बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में दोनों चीजें बहुत बढ़िया है। इसलिए हम 1.5 महीने इसको खींच रहे हैं, हफ्ते में 4 क्लासेस, 1.5 महीने, तभी जाके अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो डॉट रेंडर, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कुछ ऐप लिखा है, ठीक। और फिर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये इम्पोर्ट ऐप क्या है, फ्रॉम ऐप डॉट जेएसएक्स। तो मैं अब जाके देखा है कि यहाँ पे ऐप डॉट जेएसएक्स में क्या है। तो फिर यहाँ पे मेरे को पता चला फंक्शन एक ऐप है। ये ऐप डॉट जेएसएक्स में पता है क्या है, मैंने बोला था ना कि रिएक्ट में जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ नहीं, फंक्शन होते हैं। तो ये ऐप एक कंपोनेंट है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ यूज स्टेट नहीं पता, ब्लैक बॉक्स की तरह रीड करो, और फिर यहाँ पे कोड है। जो तुम्हारा मेन जो लॉजिक है, जो तुमको ये पेज दिख रहा है, ये वाला पेज, उसका कोड क्या है,
यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये भी तुमको नहीं पता होगा, सब हम मैं बताऊंगा कि फ्रैगमेंट होता है, फिर क्यों फ्रैगमेंट का यूज करते हैं, डिव का क्यों नहीं। सब हर एक चीज के पीछे का लॉजिक है, वो सब हम देखते जाएंगे। अभी के लिए इतना समझो कि यहाँ पे ये एक फंक्शन ऐप था, उसके अंदर वही जो पेज में मेरे को दिख रहा था, ये काउंटर वाउंटर सेट, काउंटर क्या था यहाँ पे, ये कि मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करूँ तो ये बढ़ता जाए, ठीक। तो इन सब का लॉजिक लिखा था, कोड लिखा था, किसमें, एक फंक्शन ऐप में। इस फंक्शन ऐप को मैं क्या किया, इसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और एक्सपोर्ट में भी अंतर होता है। बेसिकली इतना याद रखो कि रिएक्ट में हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का ही ज्यादातर यूज करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस होती है। रिएक्ट में हम हर एक कंपोनेंट बनाएंगे और बार बार उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और उस कंपोनेंट का नेम लिख देंगे। हर एक पेज में सिर्फ एक कंपोनेंट होना चाहिए, ठीक। और आगे ये सब देखेंगे, ठीक। यहाँ मैंने उसको एक्सपोर्ट किया और मेन डॉट जैसे मैंने क्या किया, उसको इंपोर्ट कर दिया उस ऐप वाले फंक्शन को। और उसके बाद उस ऐप वाले फंक्शन में जो कोड था, मैंने उसको स्क्रीन पे क्या कर दिया, रेंडर कर दिया, तो ही जाके मेरे को वो यहाँ पे उसका कोड दिख रहा है। अब कुछ कुछ समझ में आ गया होगा, हाँ यहाँ पे डॉट रेंडर क्या कर रहा है कि इस ऐप कंपोनेंट के अंदर जो कोड है उसको रन कर रहा है बेसिकली, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक। और क्रिएट रूट, अब ये समझते हैं अपन कि ये क्या चीज है। देखो, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जो रूट थी, मैंने उसको सेलेक्ट किया, उस डिव को जो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में इस वाला डिव, ये वाला डिव था, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक। उसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने डॉट रेंडर कॉल किया, तो रेंडर में अभी बताया था क्या कर रहा था, वो जो पूरा का पूरा कोड था वो रन कर रहा था। तो वो समझ में आया तुमको कि ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो कोड है वो इस एचटीएमएल वाले फाइल के इस div जिसकी आईडी रूट है, उसके अंदर जा करके वो उसके इनर एचटीएमएल में यू कैन से पूरा का पूरा कंटेंट जो इस ऐप वाले कंपोनेंट में है, वो जाके उधर रेंडर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, रेंडर हो जा रहा है। एक बार और देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट से मैंने उस वाले डिव को सिलेक्ट किया, फिर डॉट रेंडर, उधर एक रेंडर फंक्शन कॉल किया। उसके अंदर क्या था कि मेरे को जो चीज स्क्रीन पे उस डिव के अंदर जिसकी आईडी रूट है, जो मेरे को प्रिंट रन करवाना है, जो मेरे को कोड चाहिए उस डिव आईडी के अंदर, उस वो कोड इस कंपोनेंट के अंदर था। इस कंपोनेंट नेम क्या है, ऐप। तो मैंने इसको रेंडर करा दिया उस डिव के अंदर। तो अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब फिर ये क्रिएट रूट क्या कर रहा है, मैंने अभी बताया था कि रिएक्ट क्या करता है, एक खुद का वर्चुअल डॉम बनाता है, वर्चुअल वही ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो उस ट्री लाइक स्ट्रक्चर से क्रिएट रूट क्या है, उस ट्री लाइक स्ट्रक्चर का यू कैन से पैरेंट नोड है। नहीं समझ में आया? अभी एक यहाँ पे ये है, तो यहाँ से शायद समझ में आ जाएगा। देखो, देखो ये HTML, ये ऐप, देखो ये वाला वो डिव था जिसकी आईडी क्या थी, रूट। और मैंने जो कंपोनेंट रेंडर किया था वो क्या, कौन सा कंपोनेंट था, ऐप। तो ये जो लिंक तुम देख रहे हो कि तुम्हारे जो इस डॉम का स्ट्रक्चर है, और ये ब्लू वाला क्या है, ये वर्चुअल डॉम है, ऐप सर्च साइड बार कंटेंट है ना। जैसे यूट्यूब का मान लो तुमने वो कंपोनेंट बनाया है, तो उसमें सर्च है, साइड बार और कंटेंट है। इन दोनों को वो क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो क्रिएट रूट वही काम करता है। क्रिएट रूट जिस डिव पे तुम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से जिस डिव को तुमने सेलेक्ट किया, उस पे वो लिंक बैठा देगा। अब इससे होगा क्या कि उस जो कोड तुम देख रहे हो वो पूरा का पूरा तुम्हारा उसी डिव पे रन कर रहा है, ठीक। लेकिन हम उसको यहाँ पे डिफाइन कहाँ किए हैं, ऐप डॉट जेएसएक्स में। कुछ चीजें हो सकता है समझ में आई होंगी, कुछ चीजें नहीं। देखो, ये वही div id रूट, उसके अंदर फिर ये स्क्रिप्ट मॉड्यूल src मेन। अब कुछ कुछ और तुम्हें समझ में आएगा कि जो पूरा का पूरा मेरा कोड है, ये इसी div के अंदर रन हुआ है, और ये कुछ कुछ css जो भी है, ठीक। तो आई थिंक सो अब क्लियर है। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि वो रूट के अंदर क्या क्या है, उसका लोगो है, फिर ये वाइट बस रिएक्ट है, फिर ये कार्ड कंपोनेंट है, फिर उसका कोड है। तो तुम्हें समझ में आया कि ये रेंडर तो उसी तरह से हो रहा है, HTML CSS की तरह से, ये जो चीजें मैंने लिखी थी पूरी की पूरी। तो आई थिंक सो अब तुम्हें क्लियर है कि वो डिवाइ क्रिएट रूट वाला और जो रेंडर फंक्शन है वो क्या करना है, ठीक। अभी एक दो बार खुद से भी करोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
देखो, ये क्या है, ये बेसिकली एक्सटेंशन मैं अगली क्लास में तुमसे डाउनलोड करवा लूंगा। ये रिएक्ट का नेटवर्क एक्सटेंशन है, रिएक्ट डेवलपर टूल है ये। तो यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है ना। ये ऐप कंपोनेंट है पूरा का पूरा, जो कि स्क्रीन पे रेंडर हो रहा है। अब मेरे को ये समझ में आया कि मेन डॉट जेसिक्स पे क्या हो रहा है। ये उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, उस रूट वाले को, वहां से एक लिंक बैठा के अपने ऐप कंपोनेंट क्या था जो कि रिएक्ट के अंदर था, उसको हमने रेंडर करवा दिया। तो ये तो कुछ कुछ हद तक क्लियर है। और ऐप डॉट जेएसएक्स में अपन वो कोड वोड लिखते हैं, अब हम बहुत कोड करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी कई चीजें मैं करके दिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है ना। ठीक। हम्म। अब देखो, अब अगली चीज है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या था, नोड मॉड्यूल इंस्टॉल नोड पैकेजेस, ये शायद पता ही होगा है ना। पब्लिक के अंदर स्टैटिक फाइल्स होती हैं, डू नॉट चेंज। देखो, सुन, पब्लिक के अंदर क्या होता है, स्टैटिक फाइल्स होती है जो कि चेंज नहीं होती, ठीक। जैसे यहाँ लोगो था, और कहाँ गया वो, एसआरसी मेन फोल्डर फॉर, एसआरसी के अंदर क्या था, मेन फोल्डर फॉर रिएक्ट कोड, सोर्स के अंदर मेन डॉट जेएसएस ऐप डॉट जेएसएस है, कंपोनेंट रीयूजेबल यूआई पार्ट्स। यहाँ हम कंपोनेंट बनाएंगे, एसेट्स के अंदर जो हमारी इमेजेस होंगी वो सब होंगी है ना। जैसे यहाँ रिएक्ट का लोगो था, ठीक। फिर ये स्टाइल, ये वाली ऐप डॉट सी एस एस और इंडेक्स डॉट सी एस एस, ये मैं स्टाइल एक अलग फाइल में बनाऊंगा, उसके बाद फिर वहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दूंगा। पैकेज ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक सो पता है वो, बाइट कॉन्फ़िगरेशन, बाइट कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेएस में इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होगी पूरी की पूरी वो लिखी होगी। इन सबको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है ना। ये तो बस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर था कि दिख कैसा रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट, खुद से तुम जाके देख सकते हो चीज। अब देखो, फाइल एक्सटेंशन मैंने बताया था कि दो होते हैं, कि रिएक्ट ने एक नया सिंटेक्स लाया, डॉट जेएसएक्स सिंटेक्स, ठीक। देखो, डॉट जेएस और डॉट जेएसएक्स में क्या अंतर होता है। सबसे पहले डॉट जेएस वाला जो होता है उसमें कंटेंट रेगुलर जावास्क्रिप्ट कोड, उसमें जो रेगुलर जावास्क्रिप्ट कोड होता है सिर्फ वही होता है, ठीक। यूज फॉर जनरल लॉजिक एंड कंपोनेंट, जनरल लॉजिक और कंपोनेंट जो अब तक तुम करते आए हो। जेएसएक्स क्या होता है, कंबाइन जावास्क्रिप्ट विद एचटीएमएल लाइक टैग्स। जैसे कि इस केस में मैं तुम्हें थोड़ा दिखाता हूँ, फिर हम खुद से कोड करेंगे। जैसे ऐप डॉट जेएसएक्स में क्या था, तुम देख पा रहे हो कि तुम एक रिटर्न कर रहे हो, एक फंक्शन में एक चीजें रिटर्न कर रहे हो, और रिटर्न क्या कर रहे हो, तुम एक एचटीएमएल कर रहे हो, देख रहे हो। ये एचटीएमएल तुमको लग रहा है कि तुम रिटर्न क्या कर रहे हो, एचटीएमएल कर। देखो ये बटन ऑन क्लिक, फिर यहाँ पे देखो ये ऑन क्लिक में कुछ कुछ अंतर है, जावास्क्रिप्ट का ऑन क्लिक अलग होता था है ना। फिर ये सेट काउंट को हटाओ भी नहीं बताओ, फिर काउंट इज काउंट। यहाँ पे तुम बेसिकली रिटर्न क्या कर रहे हो, एचटीएमएल कर रहे हो। तो जेएसएक्स में जेएसएक्स में तुम क्या करते हो, जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल लाइक टैग्स। देखो यहाँ एचटीएमएल लाइक टैग्स बोलता, मैंने बोला था ना कि टेक्निकली जेएसएक्स में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम एचटीएमएल रिटर्न कर रहे होते हैं। हम जो कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सएमएल, इसीलिए तो उसका नाम है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, है ना। ये तो भले एचटीएमएल जैसे दिख रहा है लेकिन ये एक्सएमएल है, ठीक। फिर क्या है, सिंप्लीफाई यूआई कंपोनेंट डिजाइन। ये तो खैर एक अलग चीज है बिल्कुल, है ना। वो तो हम करके देखेंगे। अब क्लास कंपोनेंट वर्सेस फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक। और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले जो जावा स्क्रिप्ट, सॉरी, पहले जो रिएक्ट बेस्ड था वो किसके बेस्ड था, क्लास बेस्ड था। और अब किसके बेस्ड है, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, है ना। अब तुम देख रहे हो, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, कंपोनेंट, फिर रिटर्न करते हैं। और पहले हम क्या करते थे, पहले वो क्लास बेस्ड था। कई अंतर होते हैं बेसिकली। फंक्शनल कंपोनेंट हम ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि उसमें हुक्स है जो कि हम मैनेज बहुत कई चीजें आसान से कर सकते हैं। स्टेट एंड साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट इज यहाँ पे यूज हुआ है यूज इफेक्ट के लिए। ये 9 वाला जो पॉइंट है ये मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं कुछ हुक्स पढ़ा दूँ। तब तक के लिए अगर तुमको जानना है खुद से तो तुम सर्च करके जान सकते हो। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेमिंग, कंपोनेंट्स मस्ट बी कैपिटलाइज्ड लोअर फॉर डिफॉल्ट एचटीएमएल एलिमेंट। हाँ, ये बात याद रखना है कि यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है वो उनका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल, है ना। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे इसको स्मॉल कर दोगे, इस वहां पे भी तुमने स्मॉल कर दिया और यहाँ पे भी तुमने स्मॉल कर दिया, तो कभी ये ऐप वाला रेंडर होगा ही नहीं, ठीक। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि जो कंपोनेंट है मस्ट बी कैपिटलाइज लोअर केस फॉर डिफॉल्ट एचटीएमएल एलिमेंट, है ना। जेएसएक्स सिंटैक्स अलोंग एम्बेडिंग एचटीएमएल लाइक सिंटैक्स डायरेक्टली विद इन जावास्क्रिप्ट, ये हम बता दिए। और सीएसएस हैंडलिंग कैसे करते हैं, कैन बी डायरेक्टली इंपोर्टेड इनटू कंपोनेंट फाइल्स फॉर मॉड्यूलर एंड कंपोनेंट स्पेसिफिक स्टाइलिंग।
मेरे को कुछ सीएसएस चाहिए, तो फिर यहाँ पे मैं एक कुछ बना दिया है, जैसे ऐप टू डॉट सी एस एस, और उसको ऐप डॉट जेएसएक्स में, ऐप डॉट जेएसएक्स में मैंने क्या कर लिया, उसको इंपोर्ट कर लिया। सब करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये था कि जो भी तुम कंपोनेंट बनाओ उसको कैपिटल वर्ड से ही, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करो, ठीक। उसके बाद जब उसको रेंडर भी करवाओगे यहाँ पे मेन डॉट जेएसएक्स में, जैसे यहाँ पे ऐप है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होना चाहिए। तो ठीक है, मेरे को लगता है कि तुमको कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक दो बार रिकॉर्डिंग में और जाना है ना। और अगर फिर भी नहीं आया तो टीएस हैं तुम्हारे पास, 4 से 5 टीएस हैं, अच्छे अच्छे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो पूछना उनसे। ठीक, बाय बाय।